नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत कथा, साहित्य व उपन्यास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम कहानी संचयन जो पुस्तक है उससे कहानी विवेचन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी संचयन पुस्तक से पाठ 3 आपकी जो कहानी है, पाठ 3 कहानी पूस की रात। आपकी कहानी की किताब में कहानी पूस की रात, कहानीकार है इसके मुंशी प्रेमचंद जी। विगत वीडियो में हमने इस कहानी का आधा भाग वो पढ़ लिया था। प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी में पूस की रात जो है, इसमें प्रमुख जो पात्र है वो है हल्कू, मुन्नी, सहना और जबरा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो 3 इसके प्रमुख पात्र हैं, मुन्नी और हल्कू, मुन्नी और सहना और जबरा। 4 पात्र हैं। जबरा, हल्कू एक गरीब किसान है, मुन्नी हल्कू की पत्नी है, सहना एक साहूकार है जिससे हल्कू ने क्या ले रखा है, ऋण ले रखा है, और उसको चुकाने के लिए जो उसके पास कंबल के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, हल्कू ने एक पैसे बचा करके 3 रुपये जमा किए थे। वो 3 रुपये फिर सहना उसके घर में मांगने के लिए आ जाता है तो उसको देने पड़ते हैं। बड़े भारी मन से वह जो 3 रुपये इकट्ठे किए थे वो उसको देना पड़ता है, और वह जो कंबल का जो सपना था वह चूर चूर हो जाता है। और अगला एक पात्र है जबरा। जबरा जो है हल्कू का पालतू कुत्ता है, और वह हल्कू के साथ खेत में जाता है और खेत में ही रहता है, खेत में साथ में जाता है। वो ठंड से वो भी व्याकुल है। पौष का महीना है, और यहाँ पर ये जो कहानी का तीसरा भाग प्यारे विद्यार्थियों पृष्ठ संख्या 45 तक हमने पढ़ लिया था। पृष्ठ 45 का ऊपर के 2 अंतरे हमने पढ़ लिए थे, तो 45 पृष्ठ से ही आगे हम पढ़ेंगे, जो कि चौथा जो दृश्य है इसका है इसका जो तीसरा दृश्य है प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा जो दृश्य भाग है वो हम लेंगे अब। ठीक है, देखिए, हमने विगत वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों पढ़ा था कि हल्कू और जबरा खेत में बैठे हैं, ठंड से कांप रहे हैं, और हल्कू इस ठंड से बचने के लिए चिलम पीता है, और थोड़ी देर बाद में वह जबरे को अपनी गोद में बैठाता है और गोद में बैठा करके उसको हाथों से सहलाता है। और अचानक से ही जबरा को ये एहसास होता है, जबरा को ऐसा लगता है कि कोई जानवर है वो खेत के आसपास आ गया है। तो उसकी आहट सुन करके वह उसकी गोद से उछल करके वह उसको खेत में जा कर के भूंकने लगता है, और कभी वह बाहर जाता है खेत से, छपरी के बाहर आकर भूंकने लगता है, और हल्कू उसको बुलाना चाहता है लेकिन वह नहीं आता, और कभी आता भी है तो वह दौड़ दौड़ करके फिर भूंकता है, एक क्षण के लिए भी आ जाता है फिर दौड़ता है। इस प्रकार से वह अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहा है। जबरा जो कुत्ता है वफादार कुत्ता है, और वह खेत की रखवाली कर रहा है कि खेत में कोई अनजाना जानवर है वो नहीं घुस जाए। तो इस प्रकार से ये यहाँ तक हमने पढ़ा था प्यारे विद्यार्थियों। अब हम देखते हैं आगे का दृश्य भाग 3 में। आगे का दृश्य 45 पृष्ठ से आगे देखते हैं। 1 घंटा और गुजर गया, इस बीच 1 घंटा और निकल गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया, और धीरे धीरे रात्रि भी बढ़ने लगी। और रात्रि बढ़ती है तो पौष का जो महीना है बहुत ठंड का महीना है, और रात बीतने के साथ में शीत की हवा, शीत जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है वह और अधिक धधकाना शुरू कर दिया है, अर्थात और अधिक ठंडी चुभन वाली हवा चलने लगी है। हल्कू उठ बैठा, हल्कू है अब उठ बैठा, और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। ठंड के मारे उसने अपने दोनों घुटनों को जो है एक तरह से मिला करके और सिर उस घुटनों में उसने छिपा लिया ताकि किसी तरह से ठंड से बचाव हो सके। ओढ़ने के लिए उसके पास वस्त्र नहीं है। कंबल के लिए उसने एक पैसे इकट्ठे किए, एक पैसे इकट्ठे करके 3 रुपये जमा किए थे, लेकिन जो सहना साहूकार था उसने हल्कू ने उससे ऋण ले लिया था, और वह बहुत ही जो साहूकार था उसका कठोर स्वभाव था, वह गालियां देता था। इसलिए बेचारा गालियों और घुड़कियों के डर से वो जो 3 रुपये उसने इकट्ठे किए थे वे उस सहना साहूकार को दे दिए। अब उसके पास कंबल के लिए पैसे नहीं थे और बेचारा ठंड के मारे
तड़प रहा था, कांप रहा था। तो हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। प्यारे विद्यार्थियों, ठंड बहुत अधिक थी तो ठंड कम नहीं हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। ऐसी ठंड थी कि उस ठंड के कारण ऐसा लग रहा था जैसे सारा खून रक्त जम गया हो नसों में, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। क्या उपमा दी है कि ऐसा लगता है कि धमनियों में खून की जगह हिम यानी बर्फ बह रही हो, ऐसा लग रहा था। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। आकाश की ओर देखा, अभी कितनी रात बाकी है। उसको यानी हल्कू ने देखा कि अभी कितनी रात और बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं। यानी पहले के ज़माने के लोग तारों को देख करके समय का अनुमान लगाते थे। तो सप्तऋषि जो 7 तारों का जो समूह है उनको, वो भी अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं, अर्थात अभी रात बहुत बाकी है। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं जा कर के सवेरा होगा, सुबह होगी। अभी 1 पहर से ऊपर रात है, यानी अभी पहर भर से ऊपर रात है। 1 पहर 3 घंटे का होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहीं कोई 2-1 बजे होंगे, 1 डेढ़ 2 बजे होंगे, ये बताए इसमें इसके अनुसार। हल्कू के खेत से कोई एक गोली की टप्पे पर हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। यानी उस खेत से थोड़ा सा दूर एक जो टिल्ला था, जो खाई जो बनाई रखी थी, उसके ऊपर एक आम का एक बाग था पास में ही। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। पतझड़ शुरू हो गई, ठंड में जो पेड़ पौधों की पत्तियां वो पीली पड़ करके झड़ जाती हैं, तो शीतकाल के कारण, शीत के प्रभाव से, तो बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था, आम के पत्तों के ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। उसने सोचा कि जाकर के पत्तियों को, जो सूखी पत्तियां उसको लेकर के आ जाऊं और फिर उसको जला कर के ताप लूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। फिर मन ही सोचता है कि रात को कोई मुझे पत्तियां इस तरह से बटोरते हुए देखेगा तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता कि वह सोच रहा था कि कहीं कोई हिंसक जानवर ना बैठा रहे। फिर भी उसको ऐसा लगा कि अब तो बैठे रहे नहीं जाता, तापना पड़ेगा शरीर को। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर के कई पौधे उखाड़ लिए। उसने पास में अरहर के जो पौधे उगे थे उसके कई पौधे उखाड़ लिए और उसकी एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए। सुलगता हुआ उपला जो गोबर का कंडा होता है उसको लिए बगीचे की तरफ चला गया। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। जबरा ने देखा कि वो मेरे पास आ रहा है हल्कू, तो वह भी दुम हिलाने लगा, अपनी पूंछ हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू। हल्कू और जबरू के भी संवाद हो रहा है, बात कर रहा है उस जानवर से, वही उसका साथी है हल्कू का। तो हल्कू ने क्या कहा, अब तो रहा नहीं जाता जबरा, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर करके तापें, टाँटे हो जाएंगे, नहीं तो ठंड के एकदम से सिकुड़ जाएंगे, टाँटे हो जाएंगे, तो फिर आकर सोएंगे। जब थोड़े गर्म हो जाएंगे तब जाएंगे, तब जा कर के सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। ये जबरे से कह रहा है, कुत्ते से। जबरा ने कू कू करके अपनी सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला गया। जबरे ने भी उसके बात को सुन करके कू कू करने लगा, कू कू करके उसकी अपनी सहमति प्रकट कर दी, वो ऐसा लग रहा था, और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। बगीचे में प्यारे विद्यार्थियों खूब अंधेरा था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। उस अंधकार में निर्दय पवन है, हवा चल रही थी ठंडी, वह पत्तियों को जैसे कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। ठंड का मौसम है तो ओस की बूंद भी जमी हुई है और ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही है। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए वे आया। पास ही कोई मेहंदी के बाग था या मेहंदी के छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे, तो उस हवा में मेहंदी की खुशबू हो रही थी, मेहंदी के फूलों की खुशबू मिली हुई ऐसी हवा आई। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई है जबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। हल्कू ने जबरे से कहा कि तुम्हारी नाक में मेहंदी की खुशबू आ रही है, कितनी सुंदर महक आ रही है, कितनी अच्छी महक आई है जबरू, तुम्हारी नाक ने भी इस महक को, सुगंध को महसूस किया है।
या नाक में कुछ सुगंध आ रही है। जबरू को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी मिल पड़ी थी, वह उसे चिंचोड़ रहा था, उसको खा रहा था। जबरू को, जबरा है, उसको कहीं पर, जबरा जो था वह कुत्ता, उस कुत्ते को कहीं से एक हड्डी मिल गई, वह उसी को चिंचोड़ रहा था, खा रहा था। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर सा लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे। नंगे पांव थे, बेचारे के पास जूतियां भी नहीं थी। नंगे पांव चले जाते थे और क्षमा करना, गले जा रहे थे ठंड से। और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था, वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। तो वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। हल्कू है, वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। इसी अलाव में, इसी तपन में ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पूरी ठंड को जला करके भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। वो अलाव था, सूखी पत्तियां जल्दी सी जो आग पकड़ ली उसने, तो अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगे। नहीं, बहुत ऊंचाई पर उसकी लो है, वो जलने लगी। और इस प्रकार से इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर जो है छू छू कर, क्षमा करना मैं आगे चला गया। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। उस जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लपटें उठ रही थी आग की, उसे सूखी पत्तियों से, तो उस सूखी पत्तियों से लंबी जो लपटें उठ रही थी, उसे एक प्रकाश होने लगा। उस प्रकाश से देख करके ऐसा लगता है कि वो जो प्रकाश में जो बाग के जो वृक्ष थे, बड़े बड़े जो वृक्ष थे, उनको देख करके मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही है, एक उपमा दी है कि अस्थिर प्रकाश में जो बगीचे हैं, बगीचे में जो विशाल जो वृक्ष है, वो ऐसे मालूम हो रहे थे कि जैसे उस अथाह अंधकार को वो वृक्ष ही उठा रहे हो, संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में वह प्रकाश एक नौका के समान हिलता था। उस अंधकार का सारा वातावरण पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। उस अंधकार के उस अनंत सागर में वो जो थोड़ा सा प्रकाश हुआ, वह प्रकाश एक नौका के समान हिलता हुआ, मचलता हुआ जान पड़ता था। ऐसा लग रहा था कि वह प्रकाश एक नौका के समान है और अंधकार रूपी अनंत सागर में वह प्रकाश एक नौका के समान हिल रहा है, मचल रहा है। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। हल्कू वह अलाव के सामने आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा लिया, यानी बहुत अधिक उसको ताप के कारण गर्मी सी लगने लगी। तो अपनी जो थोड़ा सा जो मोटा कपड़ा था जो पहना हुआ था, वह दोहर उतार करके उसने दबा ली और दोनों पाँव फैला लिए और मानो ठंड को ललकार रहा हो। ऐसा वो जो है उस अलाव में इतने अधिक वो दोनों पाँव फैलाकर वह तपने लगा कि ऐसा लगता जैसे मानो ठंड को वह ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सो कर, ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सका। यानी वह उस ठंड से क्या कहने लगा, उस शीत से क्या कहने लगा, तेरे जी में आए सो कर, ठंड से मुकाबला कर रहा है और क्या कह रहा है कि तेरे जी में आए सो कर, ठंड की असीम शक्ति पर वह विजय प्राप्त करता हुआ गर्व के साथ, विजय गर्व को अपने हृदय में छिपा न सकता था। यानी उसको विजय गर्व की अनुभूति हुई कि अब मैं ठंड से बच जाऊंगा। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? हल्कू ने जबरा से क्या कहा, क्यों जबर, अब ठंड नहीं लग रही है? पहले से ये उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? अगर ये उपाय पहले आ जाता तो इतनी ठंड नहीं खाते, अर्थात इतनी ठंड हमें नहीं लगती, पहले ही तापने लग जाती। जब्बर ने पूंछ हिलाई, जब्बर ने फिर पूंछ हिलाई, अच्छा आओ इस अलाव की कूद कर पार करें, इस आओ अलाव को कूद करके पार करें, देखिए कौन निकल आता है जाता है। और अगर बच गए, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है प्यारे विद्यार्थियों कि अगर इससे बच गए बच्चा तो मैं दवा न करूँगा, यानी अगर जल गई, अच्छा क्षमा करना, यहाँ पर
जल गए शब्द है, ठीक है। अब मैं दोबारा देख रहा हूँ, इसको दोबारा पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आओ इस अलाव को कूद कर पार करें। हल्कू व कुत्ते से क्या कह रहा है कि इस अलाव को अब ऊपर कूद करके तू पार करके दिखा, देखे कौन निकल जाता है। मैं भी कूदता हूँ, तुम भी कूद, देखते हैं कौन पार निकल जाता है। अगर जल गए तो बच्चा मैं दवा न करूँगा, याद ध्यान रखना कि अगर जल गए तो मैं दवा नहीं करूँगा। ये कौन किसको कह रहा है? ये हल्कू कह रहा है जबरा से। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। जब्बर ने उस अग्नि राशि को, उस आग को कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना नहीं लड़ाई करेगी। हाँ, क्या बात कर रहे हैं कि मुन्नी से मत कह देना, मुन्नी उसकी पत्नी है हल्कू की, कि मुन्नी से कल कह मत देना नहीं लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। ये कहते हुए हल्कू है उस अलाव के ऊपर से, जलती हुई आग के ऊपर से उस पार जो है कूद गया, ठीक है। तो साफ अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में थोड़ी सी लपट लगी थी, पैरों में आग की थोड़ी सी लपट उसको लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूम करके उसके पास आ गया, आ पड़ा, आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा चलो इसकी सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। हल्कू जबरा क्या किया, जबरा ने आग के पास से निकल करके और पास आकर के खड़ा हो गया। किसके? हल्कू के। तो हल्कू ने क्या कहा, चलो इसकी सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। फिर कूदा, वह अलाव के उस पार आ गया। तो इस प्रकार से एक दृश्य यहाँ पर, तीसरा दृश्य यहाँ पर जो है उसका समापन होता है। चौथा दृश्य देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 46 पृष्ठ पर है। पत्तियाँ जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। पत्तियाँ जल चुकी थी, अब बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा सा जाग उठती थी। थोड़ी अब पत्तियां जल्दी जल गई, अब थोड़ी आग बची थी, बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा सी जाग उठती थी, यानी थोड़ी सी आग जलती हुई सी दिखती थी। पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी, अर्थात वो आग थोड़ी सी जो पत्तियां थी वो हल्की हल्की जल रही थी और हवा के झोंके के साथ थोड़ी सी जगती हुई सी दिखती थी और फिर बंद हो जाती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाते लगता है। और हल्कू ने चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठ करके गीत गुनगुनाने लगा था। उसके बदन में गर्मी आ गई, अब उसके थोड़ी गर्मी आ गई, उसको ऐसा लगा कि शरीर में थोड़ी सी गर्मी सी आ गई है। पर जो शीत बढ़ती जाती उसे आलस से दबाए हुए जाता था। अब उसको जो सर्दी उसको शीत बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसको आलस से आ रहा था। जबरा ज़ोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। इसी भी जबरा है, वो ज़ोर से भूंक करके खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत पर आया है। हल्कू को ऐसा लगा कि एक जानवरों का झुंड है वो खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था, वह था नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। उन नील गायों की जो दौड़ने की आवाज़ें वो साफ आ रही थी कानों में। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही है। फिर उसको ऐसा लगा कि वह खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज़ भी चर सुनाई देने लगी, यानी नील गाय वो खेतों में आ गई है और वह जो फसल है उसको चर रही है और उनके चबाने की आवाज़ है वो चर सुनाई देती है। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। उसने अपने दिल से क्या कहा कि नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में आ ही नहीं सकता और नोच ही डालेगा। मुझे पता है जबरा खेत में नहीं, किसी को भी जानवर को नहीं आने देगा, वह उसको नोच डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है, कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। फिर वह अपने आप से बोल रहा है, अपने मन से बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे भी कैसा धोखा हो रहा है। लेकिन उसकी खेत में असल में नील गायें घुस चुकी थी। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा, जबरा, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा, ओ जबरा।
जबरा भूखता रहा, उसके पास नहीं आया। जबरा भूखता रहा वहाँ, लेकिन उसके पास नहीं आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसको फिर लगा कि खेत में कोई चर रहा है। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, लेकिन वो ठंड के मारे हिल नहीं पा रहा था। उसको ठंड के मारे वहाँ से उठ करके खेत में देखना उसके लिए भारी हो रहा था। वह उसको हिलना जहर के समान लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था वह, बहुत ही दबा हुआ सा, डरा हुआ सा, कांपा हुआ सा, ठंड से व्याकुल वह बैठा था। उस जाड़े पाले में खेत में जाना और जानवरों के पीछे दौड़ना ऐसा ही है, जान पड़ता है। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसे ऐसा लगा कि जाड़े पाले में खेत में भागा नहीं जाएगा, जानवरों के पीछे भागना उसके लिए ऐसा ही नहीं हो गया। उसको लगा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे इस ठंड में अब भागा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से वह अपनी जगह से नहीं हिला। और उसको पता चल गया था कि खेत में कोई जानवर घुस रहा है, लेकिन एक वही प्रकृति है, उस प्रकृति जो किसान की सहायक है, लेकिन एक प्रकृति जो जानवर के रूप में वो आई है, वह उसी प्रकृति के कारण उस किसान को जो है नुकसान उठाना पड़ा। तो उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। वह मन ही मन बोलने लगा कि हिलो हिलो, उठो उठो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, फसल पूरी पकी हुई थी, तैयार थी, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर आकर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। वह उसका जो अच्छी फसल थी उसके खेत की, लेकिन दुष्ट जानवर आकर उसके सर्वनाश किए डालते थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। हल्कू ने फिर इरादा किया कि मैं उठ करके खेत की तरफ जाऊंगा और उन जानवरों को वहाँ से भगाऊंगा, लेकिन वह 2-3 कदम ही चला था प्यारे विद्यार्थियों कि एकाएक ठंडी हवा आई। ठंडी हवा का ऐसा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा, कैसा बताया इसमें, बिच्छू के डंक जैसी ठंडी हवा। वह 2-1 कदम चला ही था, फिर बुझते हुए अलाव के पास जाकर के बैठ गया और राख को कुरेद करके अपनी ठंडी देह को तपाने लगा, गरमाने लगा, उस शरीर को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। जबरा उसका सामना कर रहे, नीलगायों का सामना वो कर रहा था, लेकिन वह अकेला क्या कर सकता था, इतनी बड़ी बड़ी जो नीलगायें थी। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, ज़ोर ज़ोर से भूख रहा था। नीलगायें खेत का सफाया किए डालती थी और नीलगायें धीरे धीरे खेत का सफाया कर रही थी, उन फसलों को खा रही थी। और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। वह अकर्मण्य बन गया, उससे अब काम नहीं हो रहा था, वह ठंड के मारे हिल नहीं रहा था और चाह करके भी वह खेत की में जो जानवर चर रहे थे, नीलगाय चर रहे थे, उनको वो वहाँ से हटा नहीं पा रहा था। और वह अकर्मण्य की रस्सियाँ उसकी चारों तरफ जो है जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म ज़मीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। वह हल्कू वहीं राख के पास में गर्म ज़मीन पर चादर ओढ़ करके सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, किसकी? हल्कू की। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। ये गरीब किसान की देखिए दास्तां कि ये प्रकृति के कारण वह कार्य नहीं कर सका, प्रकृति की मार के कारण वह कार्य नहीं कर सका, और वहीं किसान के लिए जो प्रकृति सहायक बनी है, आज वहीं प्रकृति जानवर के रूप में, नीलगायों के रूप में उसी किसान की नुकसान है वो कर चुकी है। तो उसको इतनी गहरी नींद आई कि धूप चढ़ गई थी और खेत में मुन्नी आ गई, उसकी पत्नी आ गई और आकर के क्या कहा कि क्या सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर के रम गए हो, उधर सारा खेत चौपट हो गया है। और हल्कू ने उठ करके कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? हल्कू ने उठ करके कहा, हल्कू को ऐसा लगा कि मैं घर में सो रहा हूँ, तो हल्कू ने उठ करके कहा, तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। ठीक है, तो सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? तुमने ये जो मड़ैया डाली है, झोंपड़ी छोटी सी बनाई है,
तुम यहाँ पर आकर के सो गए, उधर खेत को नील गायों ने चर लिया, नाश कर दिया, सत्यानाश हो गया पूरे खेत का। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। अरे मैं तो इस ठंड में मरते मरते बचा हूँ, तुझे तो इस खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। बहाना बना लिया कि मुन्नी क्या बताऊँ, मेरे पेट में ऐसा रात को दर्द उठा, ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए, वो जो खेत की मेड़ थी वहाँ पर आए, और डांड पर आकर के देखा सारा खेत रोंदा पड़ा था, यानी नीलगायों ने उनके खेत का सफाया कर दिया। जबरा मड़िया के नीचे चित लेटा था, मानो प्राण ही न हो। जबरा भी मड़िया के पास में चित लेटा हुआ था, ऐसे झुका करके पूरा, और ऐसा लगता था जैसे कोई उसमें प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी के मुख पर तो प्रसन्न उदासी थी कि सारा खेत, सारी मेहनत बेकार चली गई, सारा खेत चौपट हो गया, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर के कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। सारी मेहनत बेकार चली गई तो मुन्नी ने चिंतित होकर के कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न होकर के कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। बेचारा वह ठंड से इतना डरने लगा। हल्कू ने कहा, बड़े खुश होकर के प्रसन्न होकर के मजदूरी कर लूँगा, लेकिन रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी पूस की रात। बहुत सुंदर कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, और एक किसान की सच्ची दास्तां है जो भाव व्यक्त कर रही है किस प्रकार से गरीब किसान जो प्राकृतिक आपदा को झेलता है, और वहीं प्रकृति जो सच्ची सहायक बनती है किसान की, लेकिन वो प्रकृति भी जब एक गरीब का साथ नहीं दे पाती और उसका खेत इस प्रकार से चौपट हो गया, सारी मेहनत बेकार चली गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ठीक प्रकार से पुनः आप सुने, पढ़े, देखें और समझें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे अगली कहानी को लेकर के। तब तक के लिए आप इस कहानी को पुनः देखें, पढ़ें, समझें और इनके चरित्र को समझने का प्रयास करें। प्रमुख जो पात्र है इसमें हल्कू, उसका चरित्र कई बार पूछा जाता है, तो वो आप ज़रूर देखें और समझें, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।